Namaste, girls. In the previous video and lecture, we have discussed about international trade as explained by Haberler in the opportunity cost theory under constant cost conditions. Now we will move on to discuss how international trade is possible and how countries having trading between them internationally will benefit from that trade when they have increasing opportunity cost conditions and decreasing cost conditions. अभी तक आपने पिछले लेक्चर में आपने सुना कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समान लागतों की दशाओं में संभव होता है और किस तरह से देशों में व्यापार होता है, देश अपने और एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बढ़ते हुए लागतों की दशाओं में तथा घटते हुए लागतों की दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो। So let us start with both the cost conditions. यदि देश में दोनों वस्तुओं का उत्पादन घटती हुई लागत के अंतर्गत हो रहा है तो देश में उत्पादन संभावना वक्र उन्नतोत्तर होगा, जो इस बात का सूचक होगा कि एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु की सीमांत अवसर लागत गिर रही है। So if in a country both the goods are being produced at decreasing costs, then the production possibility frontier or curve will be convex to the origin. This explains that in comparison to one product, the marginal opportunity cost for the other is decreasing. हबर्लर के अनुसार विदेशी व्यापार के कारण किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से उत्पादन बढ़ता है एवं घटती हुई लागतें लागू होती हैं। बड़े पैमाने का उत्पादन में आंतरिक और बाह्य बचतें होती हैं, जिसके कारण उत्पादन बढ़ने पर या बड़े पैमाना पर होने पर लागतें घटती जाती हैं और घटती लागतें लागू होने लगती हैं। So Haberler explains that when there is an increase in demand for a product in the international market, the domestic production increases. As a result of large-scale production, decreasing cost starts operating. That means the cost per unit starts decreasing. बड़े पैमाने के उत्पादन में आंतरिक और बाह्य बचतें होती हैं और जिसके कारण बढ़ते हुए पैमाने पर उत्पादन होने से लागतें घटती हुई प्रतिफल देती हैं। So with increasing production or increase in the level of output, a lot of internal and external economies of scales are obtained, due to which the costs are decreasing. घटते अवसर लागत दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर व्यापार से जुड़े देश पूर्ण विशिष्टीकरण करते हैं। घटती लागत दशा में पूर्ण विशिष्टीकरण की यह प्रक्रिया दोनों देशों को या उस देश को काफ़ी बेनिफिट्स देती है। So when there is decreasing returns to costs or decreasing cost conditions, the country enters into international trade. Then in that situation, the country will resort to or adopt full specialization. Let us now understand this according to the Haberler's theory. यदि हम इस वक्र को देखें तो ये एक गिरता हुआ और उन्नतोत्तर वक्र होगा। So it will be a convex curve.
वक्र पीपीसी वक्र का उन्नतोदर होना मतलब, और वो भी ऋणात्मक ढलान के साथ उन्नतोदर होने का अर्थ ये होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी जिसको हम कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई जाती है। इसका अर्थ हम कैसे समझें कि एक यूनिट अतिरिक्त एक्स को उत्पादन करने के लिए वाई की यूनिट्स का हम कम त्याग करते रहते हैं, यानी हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए हम वाई की कम यूनिट्स का त्याग करेंगे. सो लेसर एंड लेसर यूनिट्स ऑफ वाई विल बी sacrificed when x, the production of x or additional units of x are being produced. अगर हम y को यहाँ पे वाइन लेते हैं और x को क्लॉथ्स लेते हैं, तो हम देखेंगे कि इस फिगर, इस चित्र के अनुसार जैसे जैसे x का उत्पादन बढ़ते जाता है ओ क्यू से ओ क्यू वन और फिर नेक्स्ट मात्रा ओ क्यू टू, तो वाइन का प्रोडक्शन जो है वो घटते जाएगा, लेकिन घटते हुए दर से घटेगा. सो इट विल डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. आप देखते हैं कि ओ पी जो मात्रा है, वहाँ से ओ पी वन जब होता है तो पी पी वन की जो मात्रा है वो पहला कुछ एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स के लिए वाई को त्याग किया गया. P1 P2 की मात्रा P1 से कम है, राइट, इट इज़ लेसर, पहले की मात्रा से कम है. इसका मतलब है एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स के लिए हम पहले के मुताबिक या पहले के अनुपात में, तुलना में हम कम मात्रा y का त्याग करेंगे. दिस इज व्हाट कॉन्वेक्सिटी मीन्स. आइए अब दोनों देशों के संदर्भ में देखें कि ट्रेडिंग कैसे होगा या किस तरह की, व्हाट आर द डिफरेंट countries and how will the different countries trade. इस चित्र में हम लोग वही पोर्चुगल और इंग्लैंड का ही फिर से एग्जाम्पल लेंगे जो हमने पिछले अपने लेक्चर में लिया था. पी पी डैश जो है वह पोर्चुगल की उत्पादन संभावना वक्र है. पीपीसी ऑफ पोर्चुगल इज पी पी डैश एंड पीपीसी ऑफ इंग्लैंड इज ई ई डैश, और ई ई डैश जो है इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है. ए बी तथा ए डैश बी डैश पोर्टुगल और इंग्लैंड की आंतरिक कीमत रेखाएं हैं. ओके, चित्र से स्पष्ट है कि पोर्टुगल को वाइन के उत्पादन में तथा इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है. साफ से पता चल रहा है, स्पेशली फ्रॉम द इंटरनल प्राइस लाइंस ए बी और ए डैश बी डैश से ये साफ है कि पोर्टुगल जो है वो वाइन के प्रोडक्शन में लाभ प्राप्त करता है, तुलनात्मक लाभ प्राप्त करता है, और इंग्लैंड जो है वो क्लॉथ्स के प्रोडक्शन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करेगा. अब दोनों देशों के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो ऐसी दशा में पोर्चुगल वाइन के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण यानी फुल स्पेशलाइजेशन कर लेगा. उसी को ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और इंग्लैंड को बेचेगा. दूसरी ओर इंग्लैंड भी कपड़े के उत्पादन में फुल स्पेशलाइजेशन या पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा, उसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगा और पोर्चुगल को बेचेगा. व्यापार के बाद अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा क्या बन जाएगी हमारी? पी ई डैश, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद पोर्चुगल बिंदु पी पर उत्पादन करेगा और इंग्लैंड बिंदु ई डैश पर पूर्ण विशिष्टीकरण के बाद उत्पादन करेगा. तो पोर्चुगल की पूरी वाइन प्रोडक्शन कितनी होगी? ओपी, और इंग्लैंड की क्लॉथ प्रोडक्शन कितनी होगी? ओ ई डैश. नाउ लेट्स कम टू द इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस. बढ़ती हुई अवसर लागतों में हम देखेंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है. वास्तविक जगत में उत्पादनों के संसाधनों का संयोग अनुपात जो है वो स्थिर नहीं रहता है, बल्कि साधनों में प्रतिस्थापन की संभावनाएं बनी रहती हैं. इन द प्रैक्टिकल डे टू डे लाइव्स द inputs of production are never used in constant proportions. Rather, there is always a possibility
of substitution between them. प्रत्येक उत्पादन में विशिष्ट एवं अविशिष्ट साधनों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट साधनों के अतिरिक्त उत्पादन में अनेक अविशिष्ट साधन भी प्रयोग किए जाते हैं जो दूसरे उत्पादन में स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरित हो सकते हैं. So apart from the specific inputs of production, in the process of production, many non-specific inputs are also used. And these non-specific inputs of production can be very easily transformed or transferred to different other alternative production activities. जब विशिष्ट साधनों के साथ अविशिष्ट साधन बढ़ाए जाते हैं तब उत्पादन में ह्रास होता है और प्रतिस्थापन लागत बढ़ने लगती है. ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाएगी. Hence, we can always say that when along with the specific inputs of production, we employ more of non-specific inputs of production, then production starts decreasing. The marginal productivity of the factor starts decreasing. This is the reason why opportunity cost will start increasing. In such a circumstance or situation, what happens is the PPC will take up a concave shape. That is, it will be concave to the origin. Concavity means that the production possibility curve will have a positive slope, which means that as more and more of X is produced, with each additional unit of X being produced, more and more of Y or Y in larger quantities will be sacrificed. नतोदर उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ ये है कि जब X की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन होगा तो Y की अधिक से अधिक इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा. तो हम अगर इस चित्र को देखते हैं जहाँ पे ए बी है हमारा पीपीसी, हम ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जब जाते हैं तो हम एक्स के उत्पादन को बढ़ाते हैं और वाई के उत्पादन को घटा रहे हैं. प्रत्येक बिंदु पर आर एस और टी पर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे जैसे एक्स का उत्पादन बढ़ रहा है वाई की उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कम होते जा रहे हैं. अर्थात P1 का गैप आप देखें P1 P2 से कम है. अगर हम T के बाद किसी बिंदु को लेते हैं टी बी सेक्शन ऑफ द कर्व पर तो हम पाएंगे कि P1 P2 का गैप उससे भी छोटा है उस गैप से. तो इस तरह से ग्राफिकली भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट्स हम X का उत्पादन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ते चला जाएगा. So the rate of substitution is increasing. So we call that MRS is increasing. Marginal rate of substitution is increasing. अर्थात प्रतिस्थापन सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो बढ़ते चला जाएगा. Now we come to see what happens when the two countries are trading and each of the country has an increasing cost condition. चित्र के अनुसार आप देखेंगे कि P डैश पोर्चुगल का उत्पादन संभावना वक्र है और E डैश इंग्लैंड का पीपीसी है. दोनों देशों में व्यापार शुरू होने से पहले पोर्चुगल का उत्पादन का संतुलन बिंदु प्राइस लाइन SS पर है और उत्पादन इक्विलिब्रियम पॉइंट Q पर होता है. इस बिंदु पर वह वाइन की मात्रा का जो उत्पादन करता है वो है OM2, ठीक है, और कपड़े की ON2 मात्रा का उत्पादन करता है. ठीक इसी प्रकार इंग्लैंड का उत्पादन संतुलन बिंदु Q डैश है और यह बिंदु प्राइस लाइन या कीमत रेखा S डैश पर है, क्योंकि इसी बिंदु पर S डैश रेखा संभावना वक्र यानी पीपीसी को स्पर्श करती है. इस
क्यू डैश पर इंग्लैंड कपड़े की ON3 मात्रा उत्पादन करेगा या करता है, और वाइन की OM3 मात्रा का उत्पादन करता है। तुलनात्मक रूप से इंग्लैंड में कपड़ा सस्ता है और पोर्चुगल में वाइन सस्ती है। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। जब इन दोनों देशों में व्यापार शुरू होता है तो आइए क्या देखते हैं कि क्या परिस्थिति जन्म लेती है। व्यापार शुरू होने के बाद इंग्लैंड की कपड़े की मांग पोर्चुगल में बढ़ती है। ठीक है, और पोर्चुगल की वाइन की मांग इंग्लैंड में बढ़ती है। यानी दोनों देशों के अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके दूसरे देश में डिमांड बढ़ता है, इसलिए इन दोनों की कीमतों में भी वृद्धि आती है। एज अ रिजल्ट पोर्चुगल अपने पूरे साधनों को कपड़े के उत्पादन से निकालकर वाइन के उत्पादन में लगा देता है, और इंग्लैंड अपने सभी साधनों को वाइन के उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाएगा। पोर्चुगल में साधनों का स्थानांतरण उस समय तक होता जाएगा जब तक कि वाइन और कपड़े की अवसर लागत का अनुपात इन दोनों वस्तुओं के इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो के बराबर ना हो जाए। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात के बराबर ना हो जाए। यह पोर्चुगल में आर बिंदु पर होता है। आप देख पा रहे हैं आर पॉइंट इस बिंदु पर होता है, जो नई प्राइस लाइन यानी कीमत रेखा AB पर है, और यह रेखा PPC PP डैश को स्पर्श करती है। ओके, इसी प्रकार इंग्लैंड में भी साधनों का स्थानांतरण यानी सब्स्टिट्यूशन होगा, तथा नया संतुलन बिंदु जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो R डैश पर स्थापित होगा। यह बिंदु किस पर है? वी कैन सी इट, इट इज ऑन द न्यू प्राइस लाइन A डैश B डैश, क्योंकि जैसे हमने कहा कि डिमांड के बढ़ने के साथ साथ प्राइस इंक्रीज करती है, तो वो A डैश B डैश पर चली जाती है, और अवसर लागत वक्र E डैश को ये स्पर्श करती है। इट इज टैंजेंट ऑन द PPC E डैश। व्यापार शुरू होने के बाद नए संतुलन बिंदु पर अब पोर्चुगल वाइन की OM मात्रा का उत्पादन करेगा और ON1 मात्रा का कपड़ा का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो कपड़े का उत्पादन उसके लिए क्या हो गया? घट गया, और वाइन का उत्पादन बढ़ गया। इसी तरह से इंग्लैंड इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होने के बाद वह कपड़े का उत्पादन बढ़ा देगा ON4 पर। पहले वो कितना कर रहा था? इंग्लैंड ON3 पर कर रहा था, अब ON4 करेगा, और वाइन का उत्पादन वो OM3 से घटाकर OM4 कर देगा। ठीक है, so it is very clear from this entire picture that after trade पोर्चुगल वाइन की OM1 मात्रा का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, और लेकिन देश में इसका उपभोग कितना है पोर्चुगल के लिए? सिर्फ OM4। तो वो कितना एक्सपोर्ट कर सकता है? M1 M4 मात्रा वो एक्सपोर्ट कर देता है इंग्लैंड को। ठीक है, और इंग्लैंड क्या करता है दूसरे ओर? वो कपड़ा कितना उत्पादन कर रहा है? ON4। उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है? ON1। तो वो कितना एक्सपोर्ट कर सकता है कपड़ा? N1 N4 वो पोर्चुगल को एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि पोर्चुगल का निर्यात इंग्लैंड का आयात होगा और इंग्लैंड का निर्यात पोर्चुगल का आयात होगा, तो दोनों देशों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो संतुलन की स्थिति होगी वो RK इज इक्वल टू KR डैश में है। फाइन, RK इज इक्वल टू KR डैश। तो बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत
दोनों देशों में अपूर्ण विशिष्टीकरण है। देयर इज पार्शियल स्पेशलाइजेशन इन बोथ द कंट्रीज। फिर भी क्योंकि वो एक कमोडिटी को सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक को कम प्रोड्यूस करेगा, दूसरे को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम लोगों ने डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में देखा कि फुल स्पेशलाइजेशन है, कंट्री सिर्फ एक ही को उत्पादन करेगा, एक वस्तु को, दूसरे को पूरी तरह से छोड़ देगा। लेकिन इसमें क्या है, वो दोनों वस्तुओं को उत्पादन करेगा, एक को कम कर देगा, एकदम मिनिमाइज कर देगा, दूसरे को ज़्यादा उत्पादन करेगा, क्योंकि उसी में वो विशिष्टीकरण करेगा। In the example, we see that Portugal specializes highly on wine production and England specializes highly on cloth production. तो वो दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु पर अधिक विशिष्टीकरण करेगा, उसकी मात्रा को अधिक उत्पादन करेगा। तो पोर्चुगल क्या करेगा, M1 M4 शराब या वाइन का वो निर्यात करेगा, N1 N4 कपड़े का वो आयात करेगा। दूसरी ओर इंग्लैंड N1 N4 कपड़ों का निर्यात करता है, M1 M4 अमाउंट ऑफ वाइन का इंपोर्ट करता है। और ट्रेड के बाद यानी व्यापार के बाद पोर्चुगल का कपड़ा का उपभोग ON2 हो जाएगा बढ़ के, ON2 से ON4 हो जाएगा, और वाइन का उपभोग इंग्लैंड में OM2 से घट के OM4 रह गया है। इसी प्रकार इंग्लैंड का भी उपभोग जो है वो पहले से OM2 से OM4 चला गया था, अब वो बढ़ के, उपभोग की मात्रा बढ़ के OM1 हो जाएगी OM3 से। तो दोनों में क्या होगा कि कुल मिला के, दोनों को मिला के हम देखेंगे तो विश्व का जो उत्पादन होगा वो दोनों वस्तुओं में बढ़ जाएगा। सो द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड क्लॉथ ग्लोबली विल इंक्रीज। और व्यापार के बाद पोर्चुगल का वाइन उत्पादन बढ़ेगा और इंग्लैंड का कपड़े का उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन ग्लोबली हम देखेंगे तो प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर बोथ द कंट्रीज। दिस इज हाउ बोथ द कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम देयर ट्रेड। इस तरह से दोनों देश ही व्यापार से लाभ उठाते हैं और लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द criticisms of this theory. Critics have given a critical appraisal of this theory in form of its merits and demerits, strengths and weaknesses. आलोचकों ने इस सिद्धांत के गुण एवं दोषों को स्पष्ट किया है। रिकार्डो के श्रम सिद्धांत की तुलना में अवसर लागत सिद्धांत हबर्लर का निश्चित ही एक सुधार है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का विश्लेषण अधिक वैज्ञानिक एवं वास्तविक रूप में किया गया है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अवसर लागत सिद्धांत विश्व के उत्पादन की दशाओं की व्याख्या करता है, अधिक अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करता है, खास करके व्यापार से पहले और व्यापार की बाद की परिस्थितियों का विश्लेषण करता है। सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि किस तरह से उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत स्थिर लागत, बढ़ती हुई लागत और घटती हुई लागत के दशाओं में व्यापार संभव होता है, और तीनों दशाओं में व्यापार में क्या अंतर होता है। जैसे कि स्थिर लागत में हबर्लर ने स्पष्ट किया है कि स्थिर लागत में व्यापार तभी संभव होगा जब दोनों देशों के PPC के ढलान अलग होंगे। डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में उन्होंने ये कहा, घटती हुई अवसर लागत में उन्होंने ये कहा कि व्यापार तब संभव है या व्यापार में दोनों कंट्रीज जो है वो फुल स्पेशलाइजेशन करेंगे, पूर्ण विशिष्टीकरण संभाव्य है, और ऐसी स्थिति में दोनों ही दो प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को चुनेंगे जिसमें वो पारदर्शी अपने आप को करेंगे, जिसमें उनको तुलनात्मक लाभ है, और उस उत्पाद का उत्पादन को बढ़ा के उस प्रोडक्ट को निर्यात किया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने तीनों कॉस्ट कंडीशंस को समझाया है और बड़े सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली इसकी व्याख्या की है।
इसीलिए सैमुअलसन के शब्दों में उन्होंने ये कहा है अपने इस सिद्धांत के बारे में कि ये एक बहुत ही एक गहरा अप्रोच है, एक गहरा विश्लेषण है, और ये ओहलिन की थ्योरी को एक बेसिस या आधार भी प्रदान करता है। अवसर लागत सिद्धांत का यह भी गुण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो साम्य संतुलन की विचारधारा ओहलिन ने बाद में प्रतिपादित की है, यह उसका एक सरल रूप है। ओहलिन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अम, साधनों के प्रतिस्थापन की ये अधिक अच्छी और सरल व्याख्या करती है। This is what Samuelson says, that this theory gives a very simple, easily understandable, and very direct way of understanding how substitution or through substitution the inputs are transformed from one production to another, and with the help of which different cost conditions are achieved and the trade between two countries is possible. आइए अब इस सिद्धांत की हम लोग दोषों को देखते हैं, लिमिटेशंस पर देखते हैं। Critics have criticized this theory on the basis of the fact that it is not a favorable theory for welfare policy formulation, especially Weiner. उनके अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के वास्तविक लागत सिद्धांत की तुलना में अवसर लागत की व्याख्या कल्याणकारी नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। श्रमिकों की जब अधिमानों की बात आती है तो ये माना जाता है कि अवसर लागत सिद्धांत इसकी अवहेलना करती है, यानी श्रमिकों की जो आराम के लिए अधिमान होता है, इसको कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है तथा समान मजदूरी प्रदान करने वाले दूसरे व्यवसाय के अधिमान पर भी विचार नहीं किया गया है। So when it comes to the point of preference for leisure of labor, then that particular aspect has not been dealt or discussed. Thirdly, it is said that this theory ignores the change in the quantity of labor endowments. साधनों की मात्रा में परिवर्तन को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। अवसर लागत वक्र को कहा जाता है कि उत्पत्ति के दिए हुए साधनों के प्रयोग करने पर उत्पत्ति के अधिकतम संभव संयोगों को प्रदर्शित करता है, लेकिन वास्तविक स्थिति में वाइनर का कहना है कि उत्पादन का वास्तविक संयोग इस वक्र पर नहीं होगा बल्कि इसके नीचे होगा, और इस आधार पर वो साधनों की मात्रा में होने वाले किसी भी परिवर्तन को इस सिद्धांत ने स्पष्टीकरण नहीं किया है कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। So this theory fails to discuss or explain the impact of the change in factor combinations. Fourthly, the assumptions of this theory is once again very unrealistic, especially assumptions like perfect competition, which are hardly to be seen in this world. अवसर लागत सिद्धांत कुछ मान्यताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है, और इन मान्यताओं को खास करके पूर्ण प्रतियोगिता के मान्यता को एक अवास्तविक मान्यता कहा जाता है, जो कि वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता है। वास्तविक जगत में अपूर्ण प्रतियोगिता रहती है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं रहती है। तो इसके लिए भी इस सिद्धांत को खंडित किया जाता है कि इसकी धारणाएं जिन पर वो बनी हैं, जो मान्यताओं पर बनी है, वो अवास्तविक है। इट ऑल्सो इग्नोर्स एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। बाह्य बचतों की अवहेलना करती है। हालांकि यह सिद्धांत
मास स्केल प्रोडक्शन को समझती है, अपनाती है और शामिल भी करती है, लेकिन बस उसकी एक पॉइंट पर वो छू के निकल जाती है। उसमें कोई गहराई से उसकी चर्चा नहीं करती है और ना ही बाह्य मितव्ययिताओं और अमितव्ययिताओं के प्रभावों को वो स्पष्ट करती है, जबकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। In production and in cost theories, diseconomies and economies of scales are very important, especially external economies and diseconomies. But in this theory, the impact of such economies and diseconomies are absolutely not dealt with and is ignored. This is one of the greatest demerits of this theory. But despite its demerits, this theory is definitely one of its kind. इसकी आलोचनाओं के बावजूद भी यह निष्कर्ष किया जाता है कि अवसर लागत की व्याख्या एक वैज्ञानिक व्याख्या है. It's very systematically and scientifically presented, and it is definitely an improvement over the Smithian and Ricardian theories of international trade. और ये मानना पड़ेगा कि यह एक इम्प्रूवमेंट है, ये बेहतरीन है, श्रेष्ठ है रिकार्डो तथा स्मिथ की धारणाओं और सिद्धांतों से. So we come to the end of opportunity cost theory. We will move on to your other theories of international trade. If you have any doubts regarding this theory, do contact me on WhatsApp group.